उनकी जान या उसकी निजी आज़ादी कानून के मुताबिक तय किए गए तरीके से ही छीनी जा सकती है। यह है हमारे संविधान का अनुच्छेद 21। सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना, बस एक लाइन की सुरक्षा। पर असल में इस एक लाइन के पीछे एक पूरा महासागर छिपा है। बिल्कुल, ये शायद हमारे संविधान का सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा कह सकते हैं विकसित हुआ अनुच्छेद है। इसे एक बीज की तरह सोचिए जो संविधान में बोया गया था। अच्छा। शुरू में ये बस एक छोटा सा पौधा था, लेकिन 75 सालों में हमारी अदालतों ने इसे इतना सींचा है कि आज ये एक विशाल पेड़ बन गया है, जिसकी शाखाएं हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूती हैं। और आज हम इसी पेड़ की कहानी को समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक कानूनी चर्चा नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे जीवन और स्वतंत्रता जैसे दो शब्दों के मायने बदलते चले गए, और कैसे उन्होंने हमारी गरिमा, हमारी निजता, हमारी रोजी रोटी और यहाँ तक कि मरने के अधिकार को भी अपने अंदर समेट लिया। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी जड़ों से। जब संविधान बना तब इसका मतलब क्या था? शुरुआत में मतलब इसका दायरा बहुत ही सीमित था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1950 का A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद को बहुत शाब्दिक तरीके से पढ़ा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब था सिर्फ शारीरिक आजादी, यानी आपको गलत तरीके से जेल में नहीं डाला जा सकता, बस। एक मिनट, लेकिन जजों ने इतनी संकीर्ण सोच क्यों अपनाई? मतलब क्या वो संविधान की भावना को समझ नहीं पाए थे? ये तो बहुत अजीब लगता है कि आजादी का मतलब सिर्फ जेल से बाहर रहना हो। ये सवाल बहुत अच्छा है। हमें उस दौर के हालात को भी समझना होगा। देश नया नया आजाद हुआ था, बंटवारे का दर्द था और स्थिरता, वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, वो तो था। तो शायद उस वक्त के जजों को लगा कि राज्य की शक्ति पर ज्यादा अंकुश लगाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब निकाला कि अगर संसद ने कोई कानून बना दिया है तो बस वो प्रक्रिया मान्य है, चाहे वो कानून अच्छा हो या बुरा। हाँ, इससे कोई मतलब नहीं था। अच्छा, तो मतलब अगर सरकार कोई मनमाना कानून भी बना दे जो आपकी आजादी छीनता हो तो वो भी सही माना जाएगा, क्योंकि एक प्रक्रिया तो है। ये तो बहुत खतरनाक सोच है। बिल्कुल। तो फिर ये सोच बदली कैसे? वो कौन सा मोड़ था जहां से ये सब बदलना शुरू हुआ? देखिए, ये बदलाव रातों रात नहीं आया। शुरुआती कुछ दशकों में अदालत के फैसलों में एक पैटर्न दिखने लगा। पहले 1963 के खड़क सिंह मामले में कहा गया कि आजादी का मतलब सिर्फ जेल से बाहर रहना नहीं है। अच्छा। आपकी गतिविधियों पर नजर रखना भी आपकी निजता का हनन है। फिर 1970 के आरसी कूपर मामले में ये कहा गया कि अनुच्छेद 21 को दूसरी स्वतंत्रताओं जैसे बोलने की आजादी से आप अलग करके नहीं देख सकते। तो ये सब जुड़ा हुआ है। हाँ, ये सोच धीरे धीरे पनप रही थी और फिर 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में इसने एक बड़ा विस्फोटक रूप ले लिया। मेनका गांधी मामला, हाँ, इसे हमेशा एक गेम चेंजर कहा जाता है। इसने ऐसा क्या कर दिया जो पहले नहीं हुआ था? इसने सब कुछ बदल दिया। इस मामले का असली जादू ये था कि इसने अनुच्छेद 21, 19 और 14 को एक सुनहरे त्रिकोण की तरह एक साथ जोड़ दिया। सुनहरा त्रिकोण? कोर्ट ने कहा कि किसी की स्वतंत्रता छीनने वाली प्रक्रिया सिर्फ स्थापित होना काफी नहीं है, उसे उचित, न्याय संगत और तर्क संगत भी होना चाहिए। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, इनमें असल में फर्क क्या है? यही सबसे बड़ा फर्क है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब था कि अगर संसद ने कोई कानून बना दिया, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, वो मान्य था। लेकिन कानून की उचित प्रक्रिया का मतलब है कि कानून का होना ही काफी नहीं है। कानून को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भी होना चाहिए, वो मनमाना नहीं हो सकता। इस एक बदलाव ने राज्य की मनमानी शक्ति पर एक मजबूत ब्रेक लगा दिया और कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही। वो क्या? कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार सिर्फ सांस लेने या पशु अस्तित्व तक सीमित नहीं है। पशु अस्तित्व? हाँ, मतलब सिर्फ जिंदा रहना। कोर्ट ने कहा कि ये सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। और इसी एक वाक्य ने भविष्य के सभी विस्तारों के लिए दरवाजे खोल दिए। यहीं से वो बीज एक पेड़ बनना शुरू हुआ। सम्मान के साथ जीना, ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। तो इस पेड़ की पहली बड़ी शाखा कौन सी निकली? अदालतों ने इसे असल जिंदगी में कैसे लागू किया? इसकी सबसे पहली और मजबूत शाखा थी आजीविका का अधिकार। 1985 का ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम का मामला याद आता है? कहानी ये थी कि बॉम्बे में फुटपाथ और झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों को
बिना किसी दूसरी व्यवस्था के हटाया जा रहा था। और जाहिर है उनकी रोजी रोटी उसी जगह से जुड़ी थी। बिल्कुल। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उन्होंने एक बहुत ही मानवीय सवाल पूछा। अगर आप किसी से उसकी आजीविका छीन लेंगे तो वो जिएगा कैसे? सही बात है। आजीविका के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आप किसी की रोजी रोटी छीनकर प्रभावी रूप से उसकी जान ही ले रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने फैसला दिया कि आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान से जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। तो जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि जिंदा रहने के साधन का अधिकार भी है। और सम्मान की यही बात एक और जगह बहुत जरूरी हो जाती है, जहां हम काम करते हैं। सही पकड़ा। एक असुरक्षित कार्यस्थल जहां उत्पीड़न का डर हो, वो भी तो सम्मान से जीने के अधिकार का उल्लंघन है। इसी सोच से 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले का जन्म हुआ। उस समय तक भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर कोई ठोस कानून नहीं था। और तब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और मशहूर विशाखा गाइडलाइंस जारी की। हाँ, कोर्ट ने कहा कि एक सुरक्षित कार्य वातावरण हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और जब तक संसद इस पर कानून नहीं बनाती, तब तक हमारी दी हुई गाइडलाइंस ही देश का कानून होंगे। ये दिखाता है कि कैसे अनुच्छेद 21 का इस्तेमाल उन खाली जगहों को भरने के लिए किया गया जहां लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा था। गरिमा की ये परिभाषा और भी व्यक्तिगत होती गई। इसने लैंगिक पहचान जैसे मुद्दों को भी अपने दायरे में लिया है ना। 2014 का नालसा का मामला, वो भी एक मील का पत्थर था। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को पूरी तरह से मान्यता दी। कोर्ट ने कहा कि आपकी लैंगिक पहचान क्या है, ये तय करने का अधिकार सिर्फ आपका है। आत्मनिर्णय का अधिकार। बिल्कुल। और ये अधिकार सम्मान के साथ जीने के लिए जरूरी है। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब है कि आपको समाज में बिना किसी भेदभाव के अपनी असली पहचान के साथ जीने का हक है। और फिर 2017 में वो फैसला आया जिसने डिजिटल युग में हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, निजता का अधिकार। KS पुट्टस्वामी का मामला। और ये सिर्फ अकेले रहने का अधिकार नहीं है। नहीं, ये इस बात का अधिकार है कि आपकी निजी जानकारी पर आपका नियंत्रण हो, आपकी मर्जी के बिना उसका इस्तेमाल ना हो। हमारी डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत स्वायत्ता और गरिमा के लिए ये बेहद जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे इस पेड़ की शाखाओं में आजीविका, सुरक्षा, पहचान और निजता जैसे फल लगे। लेकिन कुछ शाखाएं ऐसी भी हैं जिनके बारे में लोग सुनकर चौंक जाते हैं, जैसे कि पशुओं का अधिकार। अनुच्छेद 21 तो इंसानों के लिए, इसका जानवरों से क्या लेना देना? ये जल्लीकट्टू से जुड़े एक मामले में हुआ। अदालत ने पेरेंट्स पैट्रिया सिद्धांत का इस्तेमाल किया, जिसका मोटा मोटा मतलब है राष्ट्र का अभिभावक। हाँ, कोर्ट ने कहा कि एक अभिभावक के तौर पर ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे उनकी भी रक्षा करें जो बोल नहीं सकते, और इसमें जानवर भी शामिल हैं। और उन्होंने संविधान के एक और हिस्से का भी हवाला दिया था, है ना? हाँ, अनुच्छेद 51AG, जो कहता है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे। कोर्ट ने इन दोनों को मिलाकर कहा कि जानवरों को भी क्रूरता और अनावश्यक पीड़ा से मुक्त जीवन का अधिकार है। अच्छा। और ये इंसानी समाज की गरिमा से भी जुड़ा है। हम खुद को सभ्य तभी कह सकते हैं जब हम अपने से कमजोर जीवों के प्रति दया दिखाएं। ये वाकई एक अप्रत्याशित विस्तार है। और इसी कड़ी में एक और चौंकाने वाला अधिकार आता है, जो जीवन के अधिकार के बिल्कुल विपरीत लगता है, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार। हाँ, यह 2018 के कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में तय हुआ। अदालत के सामने सवाल था, क्या किसी इंसान को एक ऐसी स्थिति में जबरदस्ती जिंदा रखना सही है जहां उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है और वो असहनीय पीड़ा में है? लेकिन कई लोग ये तर्क देते हैं कि गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार एक बहुत फिसलन भरी ढलान है, इसका दुरुपयोग भी तो हो सकता है। अदालत ने इस चिंता को कैसे संभाला? ये एक बहुत ही जायज चिंता थी और अदालत ने इस पर बहुत सोचा। इसीलिए उन्होंने सिर्फ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मान्यता दी। पैसिव यूथेनेशिया। हाँ, इसका मतलब है मेडिकल ट्रीटमेंट या लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा लेना, किसी को जहरीला इंजेक्शन देना नहीं। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, उसी तरह लाइलाज बीमारी की स्थिति में गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है। मतलब किसी को दर्द में जबरदस्ती जीवित नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल। और इसके लिए लिविंग विल जैसे कड़े सुरक्षा उपाय भी बनाए गए। तो हमने इस पेड़ का शानदार विस्तार देखा, लेकिन अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं।
क्या ये अधिकार असीमित है या इस पेड़ के चारों ओर कोई बाड़ भी है? बिल्कुल है। हमें अनुच्छेद के मूल पाठ पर वापस जाना होगा। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। मेनका गांधी मामले ने ये तो तय कर दिया कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर एक उचित और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए तो किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। लेकिन चलिए उस स्थिति की बात करते हैं जहां बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है। AK रॉय बनाम भारत संघ का मामला यानी NSA केस, ये तो उन सभी अधिकारों के खिलाफ जाता है जिनकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये इस चर्चा का सबसे मुश्किल हिस्सा है। 1982 के उस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA को चुनौती दी गई थी। ये कानून सरकार को अधिकार देता है कि वो किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानकर बिना मुकदमे के हिरासत में रख सकती है। और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को वकील तक का अधिकार नहीं मिलता। सही कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को सही ठहराया। ये तो अनुच्छेद 21 की मूल भावना के ही खिलाफ लगता है। क्या ये खतरनाक रास्ता नहीं खोलता? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। कोर्ट ने माना कि ये कानून कठोर है, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की स्वतंत्रता से ऊपर है। उन्होंने कहा कि जब देश की संप्रभुता और अखंडता दांव पर हो तो राज्य कुछ असाधारण कदम उठा सकता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक निरंतर चलने वाली खींचतान को दिखाता है। लेकिन क्या ये सच में एक संतुलन है या ऐसे मामलों में हमेशा राज्य का पड़रा ही भारी रहता है? रेखा कहाँ खींची जाती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। सिद्धांत ये है कि अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिकता के नाम पर। लेकिन महत्वपूर्ण शब्द है उचित। उचित। ये प्रतिबंध मनमाने नहीं होने चाहिए और उन्हें हमेशा न्यायिक समीक्षा के कसौटी पर खरा उतरना होगा। पर हाँ, ये बहस हमेशा जीवित रहेगी कि प्रतिबंध कब उचित हैं और कब वे दमनकारी बन जाते हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 21, जो संविधान की किताब में सिर्फ एक वाक्य था, वो एक बीज से बढ़कर एक विशाल पेड़ बन गया है। हाँ, ये सिर्फ गिरफ्तारी से सुरक्षा नहीं है, बल्कि इसकी शाखाओं में गरिमा, आजीविका, निजता, पहचान, एक सुरक्षित माहौल और यहाँ तक कि पशु कल्याण जैसे कई अधिकार हैं। और ये विकास दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज है। हाँ। भारतीय न्यायपालिका ने समय और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से इसकी व्याख्या करके ये सुनिश्चित किया है कि ये सिर्फ वकीलों की किताब में ना रहकर आम लोगों की जिंदगी में सच में कोई मायने रखे। बिल्कुल।